औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट प्रोसेस और प्रोजेक्ट मेजरमेंट्स जो थे वो पढ़े थे। तो मैट्रिक्स फॉर क्वालिटी के लिए जो मैट्रिसेस है वो हम पढ़ेंगे। सो एज यू नो दैट एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्राइव्स फॉर टू डिलीवर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सबसे हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पर जो होती है वो क्या होती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। What is software quality and which are the attributes of software quality have been discussed in great depth in the first lecture। जो हमने पहले लेक्चर में सॉफ्टवेयर क्वालिटी और उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह ISO और IEEE वाले जो पैरामीटर्स थे क्वालिटी के वो हमने पढ़े थे वहाँ पर। Recall the first lecture, the four most important factors are correctness, maintainability, integrity and usability। उस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो बुनियादी तौर पर जो बहुत लाजमी है वो करेक्टनेस है, मेंटेनेबिलिटी है, इंटीग्रिटी है और यूजिबिलिटी है। तो ये चार जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को हम अब डिस्कस करेंगे कि करेक्टनेस क्या चीज़ है और इसको क्या हम कैसे मेजर करेंगे, मेंटेनेबिलिटी क्या है और उसको कैसे मेंटेन करेंगे, सिमिलरली इंटीग्रिटी है और यूजिबिलिटी है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो the degree to which a software performs its required functionality is called correctness। correctness क्या है? वो दर्जा है जिसमें सॉफ्टवेयर अपनी जो फंक्शनलिटीज़ हैं उनको सही तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, यानी जो उसके काम है उन कामों को ठीक तरीके से कर रही है। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ करेक्टनेस इज डिफेक्ट पर किलो लाइन ऑफ कोड, यानी 1000 लाइन ऑफ कोड। किलो मीन यहाँ पर 1000 है, तो 1000 लाइन ऑफ कोड्स में से कितने डिफेक्ट्स पाए गए हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पर शर्त है। वेयर डिफेक्ट मीन्स अ वेरीफाइड लैक ऑफ कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। अच्छा, डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास डिफेक्ट और एक एरर, इसको हम यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर जाते हैं। तो डिफेक्ट मीन्स अ वेरीफाइड लैक ऑफ कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। यूज़र हमें क्या कहता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स दे देता है जिनको हमने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। अब अगर वो जो रिक्वायरमेंट्स जो यूज़र ने हमें दी हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई रिक्वायरमेंट सही तरीके से नहीं हो रही तो हम उसको डिफेक्ट कहेंगे। अच्छा, इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस और डिफेक्ट्स आर दोज प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड बाय द यूज़र इन प्रोग्राम। ये डिफेक्ट्स वो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स रिपोर्ट कर ले हमारे पास यूज़र उसको यूज़ करते हुए, सिस्टम को यूज़ करते हुए। इसका मतलब है कि एरर कोई और चीज़ है और जो डिफेक्ट है वो कोई और चीज़ है। सही। तो करेक्टनेस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें 1000 लाइन ऑफ कोड्स में 1000 लाइन ऑफ कोड में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने डिफेक्ट्स जो है ना पाए गए हैं। सही। अच्छा, दूसरा हमारे पास रहता है एरर। एरर मीन्स दैट द सॉफ्टवेयर इज नॉट करेक्टली रनिंग। ये हमारे पास है कि अगर सॉफ्टवेयर में को टेस्ट करते हुए डेवलपर एंड पर, ठीक है, कुछ एरर्स हैं तो उन एरर्स को हम कहते हैं ये एरर्स हैं। डिफेक्ट मीन्स दैट द सॉफ्टवेयर इज नॉट कंप्लाइंग टू सम रिक्वायरमेंट्स। डिफेक्ट्स का मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो यूजर की रिक्वायरमेंट में से कुछ रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से नहीं कर रहा। इट इज पॉसिबल दैट देयर इज नो एरर इन अ प्रोग्राम बट देयर इज डिफेक्ट। ये पॉसिबल है कि एक प्रोग्राम में कोई एरर ना हो लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स हों, या ये भी पॉसिबल है कि एक सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स ना हों और कुछ एरर्स हों। बात समझ में आती है? एरर क्या चीज़ है? एरर ये है कि डेवलपर जब डेवलप कर रहा होता है उसके बाद जब वो टेस्ट कर रहा होता है, खुद से टेस्ट कर रहा होता है और देखता है कि भाई प्रोग्राम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो एरर होगी। अगर वहाँ पर प्रोग्राम फेल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से मैं कुछ डाटा लोड कर रहा हूँ और वहाँ से लोड नहीं हो रहा ठीक तरीके से, तो ये एरर कहलाएगा। लेकिन एक बार जब मैं टेस्ट करके और हैंड ओवर कर जाता हूँ यूज़र को, तो यूज़र उस पर जब काम करता है, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट जनरेट करता है और उसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं,
जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें से 90 रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकता है, लेकिन जो बाकी के 10 रिकॉर्ड्स हैं वो रिपोर्ट में नहीं आ रहे, तो ऐसे किस्म के हम कहते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है यूज़र के उनको तरीके से नहीं कर रहा, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफेक्ट होगा। लिहाजा जो कस्टमर एंड पर होगा उसको हम एरर कहेंगे, जो यूज़र जब उसको एक्चुअल डेटा के ऊपर रन करेगा कुछ फंक्शनलिटीज में मिसिंग होंगी तो उनको हम डिफेक्ट्स कहेंगे। इज द प्रोग्राम रनिंग राइटली, ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। और ये आंसर करता है एरर को कि क्या प्रोग्राम ठीक चल रहा है। इज द प्रोग्राम डूइंग राइट जॉब, क्या प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। देखो इन दो चीज़ों में फ़र्क है, क्या प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है ये, और क्या प्रोग्राम ठीक चल रहा है। इज द प्रोग्राम रनिंग राइटली, क्या प्रोग्राम ठीक चल रहा है। इज द प्रोग्राम डूइंग राइट जॉब, क्या जो प्रोग्राम जो हमें आउटपुट दे रहा है वो ठीक है। पहले जो हमारे पास है इज द प्रोग्राम रनिंग राइटली, इसका मतलब ये है कि क्या प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें हमारे पास इनपुट को हम नहीं देखते, आउटपुट को हम नहीं देखते, आउटपुट कैसा है कैसा नहीं है, कि प्रोग्राम ठीक गया है या नहीं गया। और जो हमारे पास वैलिडेशन है इस सेकंड में, इसमें हम क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज द प्रोग्राम डूइंग राइट जॉब, प्रोग्राम काम तो कर रहा है, क्या वो ठीक है या नहीं है। सही है कि प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, और प्रोग्राम जो काम कर रहा है वो ठीक है, यानी जो काम है वो काम ठीक कर रहा है, और एक प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफेक्ट्स हो गया और एक हमारे पास एरर्स हो गए। अच्छा, करेक्टनेस को अगर हम देखें तो करेक्टनेस के लिए फार्मूला क्या है। करेक्टनेस के लिए फार्मूला हमारे पास है किलो लाइन ऑफ कोड। अच्छा, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि किलो ऊपर लिख लिया गया है ना, यहाँ पर किलो आ गया है तो ये नीचे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो किलो लाइन ऑफ कोड डिवाइड बाय डिफेक्ट्स पर ईयर, यानी प्रोग्राम में कितने 1000 लाइन ऑफ कोड्स हैं और डिवाइडेड बाय पर ईयर डिफेक्ट्स जो हैं उसमें कितने हैं, तो इसलिए हम उसकी करेक्टनेस फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल करके हम यूँ लिख सकते हैं कि लाइन ऑफ कोड्स, और चूंकि यहाँ से किलो मैंने हटा दिया है तो किलो की जगह मैंने यहाँ पर 1000 नीचे लिख लिया है। ठीक है, तो लाइन ऑफ कोड डिवाइडेड बाय डिफेक्ट्स और मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय ईयर्स के कितने सालों में। लिहाजा इस फार्मूले से हम एक सॉफ्टवेयर की जो डिग्री ऑफ करेक्टनेस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड्स हैं, तो मैं उसको ऊपर लिख लूँगा कि ये हमारे पास हो गया 1000, और इस सॉफ्टवेयर ने फॉर एग्जांपल 2 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। 2 साल के अंदर इसमें जो डिफेक्ट्स पाए गए हैं, फॉर एग्जांपल वो 10 डिफेक्ट्स इसमें पाए गए हैं, तो इसकी जो करेक्टनेस मैं फाइंड करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। सही, ये मैं 1000 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 1000 और ये 1000 म्यूचुअली एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे और 2 डिवाइड बाई 10 से आ जाएगा 0.2। तो मैं कहूँगा कि इस किस्म की जो सॉफ्टवेयर है उसका जो करेक्टनेस है वो 0.2 है। ठीक है, 0.2 इस सिस्टम का आ जाएगा करेक्टनेस। तो इस फार्मूले से आप किसी सॉफ्टवेयर का करेक्टनेस जो है फाइंड कर सकते हैं। होप कि ये क्लियर होगा। दूसरा जो फैक्टर था हमारे पास आउट ऑफ 4, वो क्या था, मेंटेनेबिलिटी था। सो maintainability means the degree of ease with which an error or defect is corrected, shifted to new platform, environment for example is changed, or expanded or shrunken when users requirement is changed। maintainability क्या है, कितनी आसानी से, डिग्री ऑफ ईज मतलब कितनी आसानी से एन एरर इज डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, कि एरर को हम या एरर या डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। किसी एरर, जो आप समझ चुके हैं एरर क्या चीज़ है और डिफेक्ट क्या चीज़ है, किसी एरर या डिफेक्ट को कितनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। या किसी सॉफ्टवेयर को हम न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल उसका जो पोर्टेबिलिटी का वगैरह का इशू हो, तो उसमें हम किस तरह उसको न्यू प्लेटफॉर्म पर, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप ऐप बनाया था, आप उसको जो है मैं
एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट कितनी आसानी से किया जा सकता है। एक्सपेंडेड और श्रिंक विद यूजर रिक्वायरमेंट चेंज, अगर यूजर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं तो उस दौरान हमारे पास ये सॉफ्टवेयर कितनी आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है या कितनी आसानी से उसको हम श्रिंक कर सकते हैं। समझ आती है इस बात की? मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स या एरर्स आ जाते हैं तो उनको हम कितनी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको कितनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो डिफेक्ट और एरर्स को करेक्ट करना ये हमारे पास एक मेंटेनेबिलिटी का पैरामीटर हो गया। मेंटेनेबिलिटी इटसेल्फ जो है ना कई पैरामीटर से फिर है, तो ये हमारे पास हो गया मेंटेनेबिलिटी का एक, इनको करेक्ट करना। सिमिलरली अगर पूरे सॉफ्टवेयर को यहाँ से मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता हूँ, जिस तरह मैंने कहा कि अगर डेस्कटॉप ऐप से मैं एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस शिफ्टिंग को मैं कितनी ईजीनेस से कर सकता हूँ, कितने ईज से मैं कर सकता हूँ। तो ये डिग्री ऑफ ईज जो है ये भी हमारे पास हो गया मेंटेनेबिलिटी के अंदर। दूसरा ये हो गया कि इसी सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर एग्जांपल यूजर कहता है कि भाई ये एक न्यू फीचर है इसको भी सॉफ्टवेयर में डाल दो, ये एक न्यू फंक्शनलिटी है इसको भी सॉफ्टवेयर में डाल दो और इस एक को यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कितनी आसानी से इसको हम जो है ना एक्सपेंड या श्रिंक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर बनता होगा इस किस्म का, तो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंटेनेबिलिटी। अब एज देयर इज नो डायरेक्ट मेजर टू मेजर मेंटेनेबिलिटी, अगर आप देखें तो मेंटेनेबिलिटी को मेजर करने के लिए कोई डायरेक्ट मेजर हमारे पास नहीं है। लेकिन जो साइज ओरिएंटेड, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि साइज ओरिएंटेड क्या चीज़ें, साइज ओरिएंटेड डायरेक्ट मेथड जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं मीन टाइम टू चेंज। मीन टाइम टू चेंज से हम मेंटेनेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मीन टाइम टू चेंज का मतलब है, ये आप देख सकते हैं, मीन टाइम टू चेंज का मतलब ये है कि ऑन द एवरेज इस सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस हैं वो कितनी आती हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली जो है ना वो चेंजेस आते हैं और उसका एवरेज क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चेंज नंबर 2 माइनस चेंज नंबर 1, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हमने अपग्रेड किया, फॉर एग्जांपल उसको हमने एक्सपेंड किया, फॉर एग्जांपल उसको हमने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल उसमें हमने डिफेक्ट वगैरह करेक्ट किया, तो सारी चीज़ों को हम चेंजेस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले एक चेंज किया और ये चेंज मैंने किया कितने दिन बाद, ये मैंने किया 10 दिन बाद। सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के बाद 10 दिन बाद मैंने एक चेंज किया, और चेंज किया हो सकता है मे बी कि कुछ एरर था, अगर डिफेक्ट था वो मैंने करेक्ट किया, मे बी कि उसको मैंने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया, मे बी कि उसको मैंने एक्सपेंड या श्रिंक किया। सिमिलरली जो सेकंड यहाँ पर हमारे पास चेंज है वो मैंने किया यहाँ पर 30 डेज बाद, और सिमिलरली यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास C3 भी आ गया, चेंज नंबर 3। तो चेंज नंबर 3 को अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने 60 डेज बाद किया या इससे भी ज़्यादा 60 डेज बाद किया। अब अगर आप देखेंगे तो इनमें जो चेंज का ड्यूरेशन था वो कितना था। पहला ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि पहले चेंज के बाद जो ड्यूरेशन था वो इतना था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला ड्यूरेशन था फ्रॉम चेंज 1 टू चेंज 2, वहाँ पर 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास था चेंज, जो जिस ड्यूरेशन में चेंज अकर हुई थी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 60 माइनस 30 अगर हम कर लें तो नेक्स्ट जो ड्यूरेशन था चेंज का वो कितना था, वो 30 था। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 3, क्योंकि टोटल चेंजेस कितने हैं, 3 हैं। तो 30 माइनस 30 प्लस 20 जो हो जाएंगे 50, और 50 को हम 3 पर डिवाइड करके तो 50 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पर, क्योंकि 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेंजेस थी, तो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 16.6। तो ये हमारे पास होगा मीन टाइम टू चेंज का। इसका जो मीन टाइम टू चेंज है वो 16.5 है। सही है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है C2 माइनस C1 चेंज 2 माइनस C1 प्लस चेंज 3 माइनस चेंज 2 प्लस अप टू सो ऑन, और Cn आखिरी जो चेंज होगा माइनस Cn माइनस 1।
ठीक है, इसको हम थोड़ा कंपैक्ट करके लिख लेते हैं। तो मीन टाइम टू चेंज इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई प्लस वन माइनस सी आई डिवाइड बाई एन। ये आई प्लस वन जो इनिशियली हमारे पास चूंकि आई 1 है तो आई प्लस वन से 2 आ जाएगा, तो C2 माइनस C1 आ जाएगा क्योंकि आई 1 है, तो C2 माइनस C1, फिर उसके बाद प्लस C3 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C4 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ चेंजेस, जो आप देख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 1 to n, 1 से लेकर n तक चूंकि हमने जाना है, तो इस फॉर्मूले में आप इसको यूं लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि कैसे हमने मेंटेनेबिलिटी को इंश्योर करना है और मेंटेनेबिलिटी को मेजर करना है। मेंटेनेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें मेंटेनेबिलिटी जो है कितनी आसानी से हम किसी एरर डिफेक्ट या एरर को करेक्ट कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम उसको न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम उसको एक्सपेंड या श्रिंक कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर को मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मीन टाइम टू चेंज है वो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सारे चेंजेस के दरमियान जो ड्यूरेशन होगा उनको ऐड करके और जो टोटल चेंजेस होंगे उन पर हम डिवाइड कर लेंगे। अब चेंज क्या चीज़ है? चेंज में ये है कि एरर को करेक्ट करना भी चेंज है, न्यू प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना भी चेंज है और इसको एक्सपेंड करना या श्रिंक करना भी हमारे पास एक चेंज है। अच्छा, जो थर्ड हमारे पास फैक्टर था वो था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या चीज़ है? तो इंटीग्रिटी मीन्स the ability of the system to withstand both accidental and intentional attacks to its security. The attacks may be on data, program or document. Integrity का मतलब है कि सिस्टम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या कर सके, विथस्टैंड कर सके, काउंटर कर सके किस चीज को? एक्सीडेंटल या इंटेंशनल अटैक्स टू इट्स सिक्योरिटी। इसकी जो सिक्योरिटी है उसको अगर कोई उस पर अगर कोई अटैक करना चाहे तो सिस्टम का जो मुजाहमत होता है उस मुजाहमत को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। सही है कि कितना रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है किसी अटैकर को, किसी साइबर सिक्योरिटी वाले जो साइबर अटैक है, किसी ने इसके डेटा पर अटैक किया, किसी ने इसके प्रोग्राम पर अटैक किया, किसी ने इसके डॉक्यूमेंट पर अटैक किया, तो इसने कितना मुजाहमत किया है, उस मुजाहमत को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं द एट्रीब्यूट टू मेजर इंटीग्रिटी और थ्रेट एंड सिक्योरिटी। थ्रेट और सिक्योरिटी हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अगर हम फाइंड कर लें तो उसके बाद हमारे पास क्या इंटीग्रिटी हम फाइंड कर सकते हैं। अब थ्रेट अगर देखें तो थ्रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अटैक ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर में टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक टाइम। किसी खास वक्त में किसी खास वक्त में कोई खास अटैक हमारे पास क्या हो सकता है, अकर हो सकता है, उसको हम थ्रेट कहेंगे। सही है कि कितनी प्रोबेबिलिटी अटैक की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई एक साल में इस पर जो अटैकर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इन 50% चांसेस हैं कि एक साल के अंदर इस पर जो साइबर अटैक्स हैं वो हो सके। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइबर अटैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइबर अटैक इन सम टाइम, कि हम उसको टाइम फ्रेम भी दे देंगे कि भाई एक साल के अंदर इतना है, 2 साल के अंदर इतना है, 3 साल के अंदर इतना है, तो कितने ड्यूरेशन के अंदर साइबर अटैक्स का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं ये थ्रेट है। सो थ्रेट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक एट सम टाइम टी, किसी खास वक्त टी में, खास टाइम इंटरवल टी में जो अटैक की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम थ्रेट कहते हैं। सिमिलरली सिक्योरिटी क्या चीज है? सिक्योरिटी इंप्लाइज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अटैक ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप विल बी रिपेल्ड। अब ये सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर की ऐसी एबिलिटी जो किसी अटैक को रिपेल कर सके, किसी अटैक का मुखालिफत कर, उसको मुजाहमत कर सके, तो उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, इसको में लिखा है कि सिक्योरिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपल्जन ऑफ सम थ्रेट टी। किसी पर्टिकुलर थ्रेट टी को रिपेल करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साल के अंदर टोटल हमारे पास 10 अटैक्स हुए हैं। सिक्योरिटी के कितने अटैक्स हुए हमारे, साइबर अटैक्स जो हैं 10 हुए हैं। इन 10 अटैक्स में हम जो टोटल टाइम वो जो कामयाब हुए हैं, डेटा चुराने में कामयाब हुए हैं, वो कितनी बार कामयाब हुए हैं?
फॉर एग्जांपल वो 2 बार कामयाब हुए हैं, बाकी नहीं कामयाब हुए, तो 2 बार वो कामयाब हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि टोटल अटैक्स उन्हें किए हैं 10 एक साल के अंदर, ठीक है। तो एक साल के अंदर अगर उसने 10 अटैक किए हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास क्या होगा, ये तो प्रोबेबिलिटी होगी नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि कितनी बार उसने रेपल किया है, कितनी बार उसने जो है ना उसको काउंटर किया है, तो वो क्या है 8 बार। 8 डिवाइडेड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ऑफ रिपल्जन। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी है। इतनी सिक्योर है हमारा सिस्टम, आप देख सकते हैं कि अगर इसका आप परसेंटेज निकालें तो ऑलमोस्ट 80% में चला जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारा जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी 80% है। इसका मतलब है कि 80% ऑफ अटैक्स जो है ना उसको हमारा सिस्टम क्या कर सकता है, हमारा सिस्टम उसको रेपल कर सकता है या उसको काउंटर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इन 2 पैरामीटर की बेस पर हम इंटीग्रिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रिटी अगर हम लिखें तो इंटीग्रिटी क्या है, फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नो नहीं। अच्छा, ये ब्रैकेट्स इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकल शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थ्रेट एंड नो सिक्योरिटी। अगर हमारे पास थ्रेट हो, कोई सिक्योरिटी ना हो, और ये बात गलत हो, इधर इस नो का मतलब है, ये थोड़ा प्रोपोजिशन लॉजिक में आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि इसका मतलब है अगर इस नो को मैं यहाँ नहीं लगा तो इसका मतलब कि थ्रेट भी हो और सिक्योरिटी भी ना हो। लेकिन अगर ये नो मैंने यहाँ पर लगाया है तो इसका मतलब है कि थ्रेट ना हो और हाई सिक्योरिटी हो, ठीक है। इनकी उल्टा बातें होंगी। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से इनकी वजाहत कर देता हूँ, या आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जगह क्लियर करने दें। इस स्टेटमेंट के अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ग्रामेटिकली तो ठीक नहीं है, लेकिन जो मैंने लिखा है इसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करना, फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए। यहाँ पर इस बात का मतलब कि हमेशा के लिए। इधर आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर से जो है ना 2 पार्ट्स हैं जो मैथमेटिकल पैटर्न के अंदर लिखे हुए हैं। ये एक ब्रैकेट्स के अंदर ये जो बात है, इस बात का क्या मतलब है, थ्रेट एंड नो सिक्योरिटी। मतलब ये है कि हमारा जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक हो, लेकिन हमारे पास रिपल्जन मैकेनिज्म कोई ना हो, रिपल्जन मैकेनिज्म हमारे पास ना हो। और आगे अगर ये नो में लिख देता हूं, यहां पर ये नो लिख देता हूं, तो इस नो का मतलब है कि ये जो बात है अंदर ब्रैकेट के अंदर ऐसी बात ना हो। अब ये बात ना हो तो इसका मतलब है, बात को एक बात फिर सुन लें, बात क्या थी कि थ्रेट हो और सिक्योरिटी ना हो। लेकिन अगर ये बात ना हो तो इसका मतलब है कि थ्रेट ना हो और सिक्योरिटी हो। इसी तरह आप इसको जो है ना अंदर भी इस नो को अगर यहां पर ले आते हैं तो नो थ्रेट, बिल्कुल थ्रेट ना रहे, और यहां पर नो और नो जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उससे यस आ जाता है, कि माइनस माइनस प्लस आ जाते हैं। तो नो सिक्योरिटी मतलब के सिक्योरिटी हाई, बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो, थ्रेट बिल्कुल ना हो और बिल्कुल अच्छी सिक्योरिटी हो। और यहां पर हम लिखा है फॉर ऑल टाइम। अब नो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की प्रोबेबिलिटी है उसको हमने एस कहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या कहा है, एस कहा है। तो नो सिक्योरिटी के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस होगी। आपको प्रोबेबिलिटी का पता होगा कि सिक्योरिटी प्लस नो सिक्योरिटी इज इक्वल टू 1। सिक्योरिटी प्लस नो सिक्योरिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और उसका जो इनवर्स होता है, प्रोबेबिलिटी प्लस नो सिक्योरिटी, ये जो हमारे पास है इज इक्वल टू 1 होती है। तो अब हम नो सिक्योरिटी जो इससे निकालेंगे तो नो सिक्योरिटी हो जाएगा, नो सिक्योरिटी इज इक्वल टू 1 माइनस एस, ठीक है। नो सिक्योरिटी इज इक्वल टू 1 माइनस एस। आज इस 1 माइनस एस को मैंने इस बात की जगह पर, नो सिक्योरिटी की जगह पर मैंने 1 माइनस एस को यहां पर लगा दिया। इससे आगे एंड और थ्रेट है, तो थ्रेट की तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, जो क्या है, थ्रेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है टी हमारे पास, और एंड की जगह इसको मैं क्या लगा देता हूं, एंड की जगह इसको मल्टीप्लिकेशन लगा, सो थ्रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एस यहां पर आ जाएगा। अब इसे आगे आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है नो, अब एक और नो है और यहां पर ही तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं 1 माइनस कर लेता हूं, इस नो की जगह मैं 1 माइनस लिख लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि 1 माइनस थ्रेट, आप देख सकते हैं कि 1
वन माइनस का होता है कि नो, थ्रेट एंड नो सिक्योरिटी, ठीक है। तो नो सिक्योरिटी एंड थ्रेट एंड नॉट, और यहाँ पर फॉर ऑल टाइम के लिए मैंने फॉर ऑल टी लिख लिया है। अब फॉर ऑल टी को मैं समेशन में लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को मैंने सम ऑफ करना होता है, तो इसकी जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि समेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समेशन मतलब हो गया कि ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज विच encourages no threat and security, no threat and no security, no threat, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट की बात है, ठीक है, एंड नीदर सिक्योरिटी। तो ये हमारे पास हो जाता फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन के जरिए हम इंटीग्रिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जो फोर्थ पैरामीटर हमारे पास वो यूजिबिलिटी का है। यूजिबिलिटी मींस दैट हाउ इजीली द सिस्टम कैन बी यूज, कितनी आसानी से सिस्टम को यूज किया जा सकता है। नहीं, यूजर के एंड पर जो है ना कोई पैरामीटर है। हाउ अ नोविस यूजर विदाउट ट्रेनिंग गेट्स द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल ऑन द इंटरफेस, जो हम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उसके लिए जो इंटरेक्शन इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस को एक नोविस यूजर, एक बिल्कुल ऐसा यूजर जो बिल्कुल नया हो, वो कितनी आसानी से समझ सकता है कि इसकी क्या चीजें हैं, कि इसके क्यों कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। हाउ अ नोविस यूजर लर्न फ्रॉम यूज ऑफ द सिस्टम, और वक्त के साथ साथ एक नया यूजर कितनी आसानी से उससे कुछ चीजें लर्न कर सकता है, उसमें अच्छा बेहतर हो सकता है। तो इन चीजों को हम यूजिबिलिटी कहते हैं। Most of these factors have been discussed in human computer interaction in the previous semester। आप लोगों पढ़ चुके होंगे इसमें जो यूजिबिलिटी के सारे फैक्टर्स थे वो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में HCI के अंदर पढ़े थे। बट एज यू नो दैट द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ यूजिबिलिटी इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, क्योंकि यूजिबिलिटी को हम जो है ना इस तरह मैथमेटिकली नहीं फाइंड कर सकते जिस तरह बाकी चीज़ों को मेजर करते हैं। तो इसलिए इसके लिए कोई इक्वेशन यहाँ पर नहीं है। These are some of the factors used for सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर। जो हमने अभी तक पढ़े 4 फैक्टर्स जो थे, ये कुछ फैक्टर्स थे जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। एक और हमारे पास फैक्टर है, उसको कहते हैं डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी से हम मैट्रिक्स की जो क्वालिटी है उसको भी मेजर कर सकते हैं। एज अ क्वालिटी मेजर मैट्रिक यूज बोथ इन प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट लेवल। जो हमारे पास प्रोसेस और प्रोजेक्ट लेवल पर यूज होता है, दोनों लेवल पर हम इसको यूज कर सकते हैं। In essence, DRE is a measure of the filtering ability of quality assurance and control activity as they are applied throughout all process framework activities। अच्छा, फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम कोई चीज प्रोसेस के अंदर स्टेप्स वाइज करते हैं, तो हर स्टेप पर जब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो प्रीवियस स्टेप की गलतियों को हम नोट करते हैं कि प्रीवियस स्टेप में हमने ये चीजें की हैं, ये कितनी अच्छी तरीके से की हैं, कितनी बुरी तरीके से की हैं। तो इसको हम कहते हैं फिल्टरिंग ऑफ क्वालिटी एंड कंट्रोल एक्टिविटी एज दे आर अप्लाइड थ्रू आउट ऑल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो हमारे पास है, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद प्लानिंग हो गया, उसके बाद मॉडलिंग हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो गया। अब जब कम्युनिकेशन को हम खत्म करके यहाँ से अगले प्लानिंग पर जाते हैं, तो वहां से हम यहाँ पर हम DRE की मदद से चेक कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमने कितना बेहतर किया है। DRE एक ऐसा मेजर है, इसको हम यहाँ पर डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि पिछले स्टेप में हमने कितनी बेहतर तरीके से उसके एरर्स जो थे वो फाइंड किए हैं। सिमिलरली जब यहाँ से हम अगले स्टेप पर जाते हैं, मॉडलिंग के ऊपर जाते हैं, तो मॉडलिंग पे हम एक बार फिर DRE को यूज करते हुए इस स्टेप की एफिशिएंसी को जज कर सकते हैं कि इस स्टेप के ऊपर हमने एरर्स को कितनी आसानी के साथ रिव्यू किया है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन पर जाके हम DRE को यूज करते हुए अगले स्टेप का देख सकते हैं कि इस स्टेप में हमने कितनी बेहतरी के साथ DRE को एरर्स को या डिफेक्ट एरर्स जो हैं उनको क्या किया है, डिटेक्ट किया है और उनको फिर करेक्ट किया है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए लेट E बी द नंबर ऑफ एरर्स। फर्ज करें हमारे पास E है नंबर ऑफ एरर्स दोज फाउंड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय द डेवलपर। यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो एरर्स जो हमने पहले पढ़े भी हैं, जो एरर्स उसने E फाइंड किए हैं। एंड लेट D बी द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स
प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द एंड यूजर व्हाइल यूजिंग द सिस्टम वैलिडेशन के लिए। ठीक है, तो डिफेक्ट्स में डी हैं। ये हम जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, तो हमने फर्ज की जितनी एरर्स फाइंड की, फॉर एग्जांपल 10 या 15 हैं, उनको हम ई कहेंगे। लेकिन एक बार जब इस सॉफ्टवेयर को मैं टेस्ट करके और सही करके हैंड ओवर कर देता हूं यूजर के पास, और यूजर जब शुरू हो जाता है इस पर काम करने और कुछ अरसा बाद उसको कुछ मसला आ जाए तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एरर्स ई हैं और यहां पर टोटल नंबर ऑफ एरर्स जो है ना वो डिफेक्ट डी हैं। सही है, इसका मतलब ये हुआ। देन DRE इज गिवन बाय, तो DRE को हम कैसे फाइंड करेंगे? DRE इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई प्लस डी। ठीक है, DRE जो है उसको हम कहते हैं कि इस पेज के ऊपर जब हम आते हैं तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि E डिवाइडेड बाई ई प्लस डी। इस फार्मूले से हम DRE को फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफेक्ट की तादाद क्या होगी, डिफेक्ट की तादाद 0 हो जाएगी, डिफेक्ट D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम E डिवाइडेड बाई ई। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई ई, और E डिवाइडेड बाई ई से तो 1 आता है, तो ये हमारे पास एक आइडियल वैल्यू होगी। ठीक है, E डिवाइडेड बाई ई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमें ये बताएगा कि इस सॉफ्टवेयर को बनाते हुए तो शायद डेफिनेटली कुछ एरर्स होंगी, बनाते हुए जब हम बना रहे होते हैं तो कुछ एरर्स होती हैं, उनको हम करेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसको हम हैंड ओवर कर देते हैं कस्टमर के पास तो कोई डिफेक्ट इसमें नहीं आया, लिहाजा इसको हम आइडियल सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर होगा जिसकी DRE 1 होगी। सही है, नॉर्मली हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है। तो जितनी DRE की वैल्यू हाई होती है, जितनी DRE की वैल्यू हाई होती है उतनी ही उसकी जो हम कहते हैं कि क्वालिटी जो होती है वो हाई होती है। DRE कैन आल्सो बी यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जिस तरह मैंने आपको कहा प्रोसेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं कि एक स्टेप से हम प्रीवियस स्टेप की एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एंड फाइंडिंग द एरर्स एट अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एक्टिविटी। किसी खास फ्रेमवर्क एक्टिविटी पर जो टीम है उसकी जो एरर की फाइंड करने की इफेक्टिवनेस है उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन पर लोग लगे हुए थे, अब जब मुझे प्लानिंग के ऊपर जाना पड़ा तो मैं उधर से देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पे जो टीम था उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से एरर्स फाइंड किए थे। तो उनका जो फार्मूला होगा वो कंसिडर वी हैव मल्टीपल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिविटीज हैं 1 2 3 4, देन एरर एफिशिएंसी एट लेवल आई कैन बी फाउंड। किसी आई लेवल पर हम एफिशिएंसी इस तरह फाइंड करेंगे, एरर लेवल DRE एट आई इज इक्वल टू EI डिवाइडेड बाई EI प्लस EI प्लस 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये एक स्टेप, इस स्टेप को मैं कहता हूं आई, ये हमारे पास क्या है, आयत स्टेप है, ये आयत स्टेप है, और ऑफ कोर्स इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा किसी प्रोसेस के अंदर वो I प्लस 1 होगा। तो ये I प्लस 1 यहां पर है। अब इसको मैं कहूंगा कि इस लेवल पर मैं खड़ा हूं, मैं इस लेवल की DRE फाइंड कर रहा हूं, DRE एट आई। ठीक है, DRE ऑफ आई इसकी मैं एफिशिएंसी फाइंड कर रहा हूं कि इसने कितने अच्छे तरीके से एरर को फाइंड किया है। तो दिस विल बी इक्वल टू E एट आई। यहां पर जो टोटल एरर्स फाइंड किए गए थे, इस लेवल पर जो टोटल एरर्स फाइंड किए गए थे डिवाइडेड बाई EI प्लस EI, तो वही जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो गया, प्लस EI प्लस 1, और यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में उसकी वजह से कितनी एरर्स आई हैं। जिस तरह हमने डिफेक्ट्स की बात की थी उसी तरह यही बात भी है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल की है। तो I प्लस 1, तो आप देख सकते हैं कि I प्लस 1 लेवल में, I प्लस 1 लेवल में इसको जब ये फाइंड कर लेते हैं तो इस फार्मूले से हम इस लेवल की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो लोगों ने काम किया था वो कितना बेहतर था। The ideal value of DRE is 1, which shows that 0 defect have been found after the release. Normally its value is less than 1. Once all these values are found, then combination is used for final information about quality. ठीक है, हमने जो फैक्टर डिस्कस किया उसमें हमने करेक्टनेस की बात की कि करेक्टनेस शुड बी मैक्सिमाइज, मैक्सिमम करेक्टनेस हमें चाहिए होता है। उसके अलावा हमने मेंटेनेबिलिटी की बात की, मेंटेनेबिलिटी शुड बी मिनिमम, मिनिमाइज उसको हम कम करेंगे क्योंकि वो इनवर्स है। सिमिलरली इंटीग्रिटी शुड बी मैक्सिमाइज्ड, इंटीग्रिटी को हम मैक्सिमम करेंगे, और यूजेबिलिटी शुड बी इंक्रीज्ड, यूजेबिलिटी को हमने एनहांस करना है। DRE शुड बी इंक्रीज। अब इनकी इक्वेशन को अगर आप देखें
तो करेक्टनेस इक्वल टू LOC डिवाइड बाई डिफेक्ट्स बाई 100 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स। मेंटेनेबिलिटी की इक्वेशन हमारे पास सम इक्वल टू 1 to n CI + 1 - CI डिवाइड बाई n। और इंटीग्रिटी की इक्वेशन आप देखें तो I इज इक्वल टू सम 1 - T जो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट है मल्टीप्लाई 1 - S जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी है। और DRE की जो इक्वेशन है वो आप देख लें, DRE एट I इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पर उसका प्रोसेस वाला आ गया है, लेकिन यहाँ पर IY नहीं लिखना चाहिए, इनको आप मिटा सकते हैं, ये I वगैरह को मिटा के और EI + 1 की जगह डिफेक्ट लिख दें, ठीक है। ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टोटल को इनको कंबाइन करके आप देख सकते हैं, जब हम कंबाइन करते हैं तो क्वालिटी जो वैल्यू होती है, क्वालिटी वैल्यू, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन सब को हमने ऐड किया, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास था करेक्टनेस, ये हमारे पास था मेंटेनेबिलिटी, और इसको मैंने इनवर्स किया, इसको मैंने उल्टा किया है, एन को मैंने ऊपर ले गया है और इसको मैंने नीचे लाया है, क्योंकि हमने कहा था कि इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो प्लस फैक्टर है वो क्या है, वो इंटीग्रिटी का है, और ये वाला किस चीज़ का है, ये हमारे पास है DRE का। तो यूं हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है ना मेजर कर सकते हैं। एक आपको सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूं, इस असाइनमेंट की वजह से आप जो है ना अच्छी तरह समझ लेंगे कि कैसे सब चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। ये एक असाइनमेंट आप कंसिडर कर लेते हैं। इस असाइनमेंट में है अ सॉफ्टवेयर हैज 1500 लाइन्स ऑफ कोड, 1500 लाइन ऑफ कोड सॉफ्टवेयर है। While development, total of 360 errors were found in it and then they were corrected या rectified। 360 एरर्स बनाते हुए हमें मालूम हुए और फिर उनको हमने ठीक किया। Now it is 6th year of its use, 6 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, and only 4 defects have found by the customer, 4 डिफेक्ट्स में कस्टमर ने पाए हैं। During its use, one change was made after 8 months, पहला चेंज जो आया था वो 8 महीने बाद था, सेकंड चेंज 34 महीने बाद था, थर्ड चेंज जो था वो 38 महीने बाद था, एंड फोर्थ चेंज जो था वो 44 मंथ्स बाद था। ड्यूरिंग इट्स यूज 5 साइबर अटैक्स वर मेड, आउट ऑफ देम 3 टाइम्स दे पेनेट्रेट इन द सिस्टम, 3 टाइम उन्होंने सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, चोरी की, एंड ट्वाइस दे आर रिपेल्ड, 2 मतलब उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप देख सकते हैं कि थ्रेट की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/30 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपल्जन सिक्योरिटी की जो है वो 2/30 है। यूज द अबव फार्मूला, जो फार्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इस फार्मूले को यूज करते हुए आपने क्या करना है, फाइंड क्वालिटी वैल्यू, क्वालिटी वैल्यू फाइंड कर लें, उसके साथ why the threat probability is 3/30 and not 3/5। लगता तो ये है कि 3/5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि उसकी जो थ्रेट की प्रोबेबिलिटी है वो 3/30 है। सिमिलरली जो उसकी जो सिक्योरिटी की प्रोबेबिलिटी वो मैंने 2/30 लिखी है, 2/5 नहीं लिखी। तो क्यों, आपने इसको जो है ना भी एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोबेबिलिटी क्यों इस तरह है। इसके लिए आपने एक बार फिर थ्रेट के डिफिनीशन को देखना होगा, सही। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।